Hi guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Very warm greetings of the day, dear students. In last lecture, we were discussing about different types of numericals of equivalent concept and titration. और अगर आपने अभी तक ये जान लिया होगा, अगर n फैक्टर के ऊपर आपकी कमांड है जबरदस्त, तो ये मान लीजिए आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट्रेशन का काम हो गया, राइट। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल और हम आगे बढ़ते हैं। दो एसिड्स हैं H2SO4 H3 न्यूट्रलाइज सेपरेटली बाय सेम अमाउंट ऑफ एल्कली व्हेन सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन सल्फेट आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली। देखो दो एसिड दे रखे हैं, एक H2SO4 और दूसरा H3PO4। कोई बेस है, बेस क्या है ये नहीं पता, इसका अलग से रिएक्शन करवाया, इसका अलग से रिएक्शन करवाया, और एसिड का जो अमाउंट है सेम अमाउंट इन बोथ रिएक्शन। इसमें जो बनता है वो सल्फेट बनता है और इसमें जो बनता है वो H2PO4 -1। इसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और इसको हम बोलेंगे सल्फेट। फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ दिस एंड दिस। इसका ले लेते हैं x ग्राम, इसका ले लेते हैं हम y ग्राम और कंप्लीटली रिएक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू एसिड H2SO4 and H3PO4 are neutralized separately by same amount of alkali when sulfate and dihydrogen orthophosphate are formed respectively. Find the ratio of masses of H2SO4 and H3। क्वेश्चन में दोबारा समझा देता हूं आपको। दो एसिड लिए H2SO4 and H3PO4, इसका ग्राम x है और इसका ग्राम y ग्राम है। x बाई y का रेशियो पूछा है और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों H2SO4 जिस बेस के साथ रिएक्ट करवाया, ऑर्थोफॉस्फोरिक या फॉस्फोरिक एसिड भी उसी बेस के साथ रिएक्ट किया। सेम अमाउंट ऑफ बेस यानी कि सेम मोल्स ऑफ बेस एंड सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस रिएक्ट हुए। इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस रिएक्टेड इन दिस रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस रिएक्टेड इन दिस रिएक्शन आर इक्वल। इससे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और इससे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट या डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये इसका सोल्ट है, सारे दो एच चले गए तो ये, और तीनों एच चले गए तो ये। इसको डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट या डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बोलेंगे, इसको फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन फॉस्फेट या हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बोलेंगे, इसको फॉस्फेट या ऑर्थोफॉस्फेट बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या है, हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या है। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस तरह इनका नाम होता है। सेम अमाउंट ऑफ बेस, तो ये क्यों बताया कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ताकि n फैक्टर, एक H2SO4 के दोनों H चले जाएंगे तो ही सल्फेट बनेगा, तो इसका n फैक्टर रिएक्शन में 2 है, इसलिए बताया। एसिड बेस रिएक्शन है तो एसिड के n फैक्टर कितने H गए और बेस के n फैक्टर कितने OH गए। प्राइमरीली ये डेफिनेशन यूज करते हैं। इसका n फैक्टर कितना होगा, 3 H है और तीनों के तीनों फर्निशेबल होते हैं। लेकिन H3PO4 हो तो दो ही फर्निशेबल होते हैं हाइड्रोजन, और H3PO2 हो तो एक ही फर्निशेबल हाइड्रोजन होता है। आपको याद होगा, ये जरूर याद होना चाहिए। एन फैक्टर बताओ, दो हाइड्रोजन अभी भी हैं तो -1 यानी कि एक H पॉजिटिव गया है तो इसका एन फैक्टर 1 रहेगा एसिड बेस रिएक्शन में। एक H गया तो एन फैक्टर 1, दो H गए तो एन फैक्टर 2।
दो अलग अलग रिएक्शन है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इसके ऊपर लगाओ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इसके ऊपर लगाओ। इसके कितने इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं मोल्स, मान लीजिए x मोल्स इसमें रिएक्ट किए, या फिर क्या बोलोगे n मोल्स बोल दो, इसमें रिएक्ट किए और इसमें भी n मोल्स रिएक्ट किए। इसका n फैक्टर मान लीजिए k है, दोनों में हम सेम मानेंगे हर चीज, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, सेम अमाउंट सेम मोल एंड सेम इक्विवेलेंट दोनों के रिएक्ट हुए, तो मोल n रिएक्ट हुए बेस के पहली रिएक्शन में, तो n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर यानी कि k, n मल्टीप्लाइड बाई k इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए, यहाँ पे भी n मल्टीप्लाइड बाई k इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए, तो x बाई y का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। पहली रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करें आप फॉर फर्स्ट रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा बच्चों फर्स्ट रिएक्शन के लिए, इसका वेट पूछा है और इसका अमाउंट दे रखा है कि दोनों में बराबर अमाउंट, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, तो n फैक्टर निकल जाएगा कितने HN के, बाकी उनके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी क्वेश्चन में, बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों का कोरिलेशन करना है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन फर्स्ट रिएक्शन, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड, इसका n फैक्टर हम k मान लेते हैं जो भी है, और इसका n फैक्टर 2 दे रखा है क्योंकि दोनों एचाइन जाके सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, इट इज वेल सेट, ओके। अब इसका वेट पूछा है, तो मैं कौन सी डेफिनेशन यूज करूंगा, वेट वाली यूज करूंगा, इक्विवेलेंट्स के 4 फॉर्मूला होते हैं, W/E वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो वेट ऑफ H2SO4 कितना रिएक्ट हुआ डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास कितना होता है इसका 98, और इसका मोलर मास भी कितना होता है 98, कैलकुलेट करोगे, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, तो ये 98 मोलर वेट है, डिवाइड बाय n फैक्टर कितना हो गया H2SO4 का 2, ये तो हो गया इक्विवेलेंस, W/E ये इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस n मोल उसके रिएक्ट हुए के उसका n फैक्टर है, इक्वेशन 1 फॉर फर्स्ट आइटरेशन। अब सेकेंड रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका वेट पूछा है, इसके मोल n रिएक्ट हुए हैं दोनों जगह, तो मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 रिएक्टेड, n फैक्टर जरूर चाहिए, n फैक्टर कितना है 1 है, क्योंकि 3 एचायन थे, एक H पॉजिटिव चला गया, 2 अभी भी बाकी हैं, तो कितने एचायन पर मॉलिक्यूल गए वो n फैक्टर होता है, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया, एक एचायन गया डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और बेस का n फैक्टर हम सेम है, एक समान है, तो इसमें कितना हो गया, वेट पूछा है, तो वेट इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने x बोला है, तो वेट ऑफ y ग्राम है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 98/1, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर 1 है, मोलर मास इसका भी 98 है, तो W/E फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी वेट की बात की जाएगी तो इक्विवेलेंस का 4 फॉर्मूला में से W/E वाला फॉर्मूला काम आएगा, ये क्या हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 का RHS एक समान है n के, तो LHS को भी एक समान होना पड़ेगा, सिंस 1 इज इक्वल टू 2, तो x 98/2 इज इक्वल टू y 98/1, क्या हो जाएगा ब्रदर, x 98 ऊपर 2 ले जाओ, y 98 ऊपर 1 ले जाओ, 98 के साथ खेलने चला गया, बताओ x/y कितना हो गया ब्रदर, x/y हो गया दिस, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हमने किया है क्वेश्चन, बेस के बारे में कुछ ज्यादा बताया ही नहीं, पर बेस के दोनों में सेम अमाउंट सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं, सेम अमाउंट और सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो n के इक्विवेलेंट हो गए, बस ये इंफॉर्मेशन दे रखी, कौन बेस है वो जरूरी नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट से तो पूरी बैलेंसिंग चाहिए है ना। तो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बन रहा है तो इससे n फैक्टर 1 होगा, बस यही। हाइड्रोजन फॉस्फेट अगर बन रहा होता, हाइड्रोजन फॉस्फेट मतलब मान लो ये हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते तो n फैक्टर 2 लेते हैं, क्योंकि 3 H पॉजिटिव है, एक रह गया तो 2 चले गए, एक मॉलिक्यूल ने कितने H फर्नेस किए थे n फैक्टर 2, अगर वैसा बोला होता तो। पर
अभी डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बना हुआ बोला है, तो एन फैक्टर हमारा 1 है। बस एन फैक्टर का गेम है, बाकी तो हर क्वेश्चन में क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट। इस रिएक्शन के लिए भी इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट, और इक्विवेलेंट में एन फैक्टर काम आता है। तो हर जगह इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट तो कोई भी लगा देगा, कोई भी बच्चा लगा देगा, तो राम नाम का लगाना ही होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बस एन फैक्टर में जाके फंसते हैं। अब एन फैक्टर आपको सोचना आ गया, और कोई टफ चीज नहीं है, इट इज वेरी इजी फॉर अस। वंस यू आर ऑन ट्रैक इट विल बी स्मूथ गोइंग फॉर यू, नो डाउट अबाउट इट। ओके गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में और टाइट्रेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। So guys, next question is find number of moles of K2Cr2O7 needed. Find number of, मैं ऐसे लिख देता हूं, number of moles of K2Cr2O7 needed to oxidize 1 mole of Cu2S in acidic condition, acidic medium। ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, चलो भाई, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और Cu2S रेड्यूसिंग एजेंट होगा। भाई K1O4 K2Cr2O7 देखते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे हमें रट जाता है। बताओ K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम एन फैक्टर क्या होता है, याद है, सबको याद होना चाहिए, एन फैक्टर 6। K1O4 का एसिडिक मीडियम में 5, K1O4 का स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में 1, K1O4 का न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम में 3, याद होना चाहिए। K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में ही बस देखते हैं हरदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, बेसिक मीडियम में तो आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन, दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन। तो एन फैक्टर 6 K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में, ये याद होना चाहिए आपको। Cu2S का क्या ऑक्सीडाइज होके बनेगा वो हमने देखा था एक बार हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग करते टाइम। तो ये जैसे धीरे धीरे आप याद करोगे इनऑर्गेनिक रिएक्शन तो आपको समझ में आएगा। क्या K2Cr2O7 Cu2S में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम के लिए हम H2SO4 ले रहे हैं, है ना। मैंने बोला था K1O4 और K2Cr2O7 में एसिडिक मीडियम बनाना हो तो H2SO4 बेस्ट है। HNO3 सही नहीं होता, HCl भी सही नहीं होता, वी विल एक्सप्लेन व्हाई एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 बेस्ट है। तो K2Cr2CuS, तो ये क्या बन जाएगा, Mn तो +2 में आ जाएगा, CuSO4 में आ जाएगा और SO2 हो जाएगा। तो Cu+1 यहाँ पे S-2, Cu+2 में गया और सल्फर यहाँ पे +6 में गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्रोमियम +6 से, अरे यार क्रोमियम है Cr2SO4 थ्राइस, क्रोमियम +3 में आया, यानी कि ये रिडक्शन है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रेड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट एंड रेड्यूसर हो गया है, ऑक्सीडाइजर एंड रेड्यूसर, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट, व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है, अब मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख लूं सेम रिएक्शन को, तो आप ऐसे लिख दोगे, Cr+3 में आया है, Cu+2 में गया है और SO2 में गया है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो इसका एन फैक्टर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, +6 से +3, 3 इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 क्रोमियम है, इसलिए एन फैक्टर 6, इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा, यस और नो। पर हमें तो इसी का ही चाहिए क्योंकि इसी के ही मोल पूछे हैं, और Cu2S का 1 मोल दिया है, इसका 1 मोल दिया है, इसका 1 मोल दिया है रिएक्शन में ना, 1 मोल इसका रिएक्ट हुआ है,
इसके मोल कितने हैं वो पूछा है, इसके मोल है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ही करेंगे हम इस क्वेश्चन में। पर एन फैक्टर का सारा गेम है। देखो -2 Cu+1, Cu+1 से +2 एंड सल्फर -2 से +6। देख लो +1 से +2 एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 कॉपर है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके नाम के हो गए। Cu+1 to +2 एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 कॉपर है, इसलिए इसका एन फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 कॉपर के, -2 से +4 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के नाम के, एक ही सल्फर है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बताओ टेकन टुगेदर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका एन फैक्टर 8 हो गया। सबसे पहले तो ये Cu2s Cu+2 एंड SO2 में जाता है, ये ध्यान रखो। ये हमने हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के टाइम पे देखा भी था कि किस में जाता है Cu2s विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड दूसरा, इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। इसके बाद कोई दमखम नहीं है क्वेश्चन में, इसके बाद बिल्कुल सिंपल है। इसका मोल पूछा है, इसका मोल दे रखा है, तो खेल खत्म, पैसा हजम। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। एन फैक्टर ऊपर लिखने की हैबिट बना लो, ठीक है। इसके मोल पूछे हैं, इसका इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूला है, कौन सा यूज करें। मोल पूछा है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर यूज करेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। इसका कौन सा यूज करें, मोल दे रखा है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इसके लिए यूज करेंगे। 1 मोल मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो बताओ आपका आंसर क्या आ गया, मोल ऑफ K2Cr2O7 नीडेड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 4/3 मोल्स, एंड दैट इज योर आंसर गाइस। समझ गए। तो मेन चीज क्या है कि Cu2s इनमें जा रहा है, ये आपको पता है, तो फिर कोई फाइट नहीं है। ये हाफ रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट हाफ रिएक्शन है जो ध्यान रखनी पड़ती है। तो Cu2s क्यूप्रस तो क्यूप्रिक में चला जाएगा, और Cu2s का सल्फर SO2 में। अगर क्वेश्चन में बहुत बार देंगे भी, पर मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, तो नहीं भी दे सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक में धीरे धीरे जो भी रिएक्शन हमने लिखी है वही रिएक्शन मोस्टली काम आएंगी, और ज्यादातर रिएक्शन थ्रू एग्जांपल हम लोग कवर कर लेंगे, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। And the next question now, how many moles of KMnO4, how many moles of KMnO4 are needed to oxidize a mixture, oxidize a mixture of 1 mole of each FeSO4 and FeC2O4 in acidic medium. Next question is this, कितने मोल KMnO4 के एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में तो KMnO4 का एन फैक्टर 5 हो गया। अब KMnO4 आते ही आपके दिमाग में चमक जाएगा कि रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 आते ही तो वैसे ही पिक्चर क्लियर हो जाती है कि रिएक्शन तो रेडॉक्स है। Find moles of KMnO4 needed to oxidize a mixture of 1 mole each of ferrous sulfate and ferrous oxalate in acidic medium। तो फेरस सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ फेरस से फेरिक में चला जाएगा। फेरस ऑक्सीलेट भी आपको पता है, ऑक्सीलेट किस में चला जाएगा, CO2 में, और फेरस किस में चला जाएगा, फेरिक में। इसका एग्जांपल हम ले चुके हैं, बहुत बार आता है फेरस ऑक्सीलेट। फेरस ऑक्सीलेट एंड स्टेनस ऑक्सीलेट बहुत कॉमन है, वो हम एग्जांपल में ले चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रोडक्ट में क्या जाएगा, क्या एन फैक्टर होगा। फेरस ऑक्सीलेट का एन फैक्टर 3 था अगर आपको ध्यान हो तो। मोर सोल्ट का एन फैक्टर 1 था अगर आपको ध्यान हो तो। उसमें बस फेरस फेरिक में जा रहा था मोर सोल्ट। वैसे मोर सोल्ट
फेरस अमोनियम सल्फेट होता है FeSO4 NH4 twice SO4 डॉट 6H2, बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है, पर एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में छुटकू सो 1। तो देखो दो रिएक्शन होंगी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो रेड्यूसिंग एजेंट। तो दो रेड्यूसिंग एजेंट के साथ दो रिएक्शन होंगी, एक FeSO4 की। अब मैं आयनिक फॉर्म में लिख देता हूं इस रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखूंगा तो MnO4 -1, बस काम काम का लिख लो। ये किस में जाएगा, एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, रटा हुआ है परमैंगनेट Mn+2 में इनफैक्ट 5 के साथ, और फेरस किस में जाता है, फेरिक में जाता है। तो ये फेरस सल्फेट है, एक ही आयरन है इसमें, एक आयरन है तो एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 1, एक मैग्नीज है, इसका एन फैक्टर 5। ये रिएक्शन 1 हो गई। अब मैं बात करता हूं रिएक्शन 2, दूसरे रेड्यूसिंग एजेंट के साथ दूसरी रिएक्शन। बताओ KMnO4 फेरस ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम में मैग्नीज। पूरी रिएक्शन और पूरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस काम काम की चीज लिखो। यही तो ब्यूटी है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, पूरी इक्वेशन ही लिख ले और उसे बैलेंस ही कर ले तो मॉल कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। क्यों एन फैक्टर के चक्कर में फंसे हम लोग, मॉल कॉन्सेप्ट से तो सब बच्चे करेक्ट भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको मुसीबत आ जाए, आप बैलेंस कर सकते हो तो करो मॉल कॉन्सेप्ट से। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो समटाइम्स इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, बट घर पे तो ट्राई करो, आप खूब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ट्राई करो ना। वेरी ब्यूटीफुल थिंग दिस इज। KMnO4 Mn+2 Fe+2+3 में चला जाएगा, एन ऑक्सलेट किस में चला जाता है, CO2 में। आप जरा सोचना, इसका इनफैक्टर 5 है, +2 से +3 आयरन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन यहाँ पे +3 में है और ये आयरन +2 तो ये +3 में गया, और कार्बन किस में गया, ऑक्सलेट से CO2 में। तो 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 आयरन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर इज 3। अब एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, इसके लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अलग लगाऊंगा, इसके लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अलग लगाऊंगा। कोई बता देगा किस में जा रहा है ये तो मैंने लिख दिया इधर काम काम का, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब एक काम तो ये कर सकते हो, इसका कितना है 1 मोल और इसका भी कितना है 1 मोल, तो इसमें कितने मोल रिएक्ट हुए प्लस इसमें कितने मोल रिएक्ट हुए, दोनों का समेशन कर दूंगा तो टोटल मोल आ जाएंगे। अब क्या कर, वर्बली कर लो यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। 1 मोल तो इक्विवेलेंट कितने हो गए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1 इक्विवेलेंट हो गए। तो इसका भी कितना इक्विवेलेंट होगा 1। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, मान लो इसमें N1 मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें N2 मोल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसमें इक्विवेलेंट 1 रिएक्ट हुआ तो इसमें मोल इतना और एन फैक्टर इतना, तो N1 कितना हो गया 1/5। इसमें 1 मोल है, एन फैक्टर 3 है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं 3 इक्विवेलेंट, तो इसके भी 3 इक्विवेलेंट डायरेक्टली आप बोल सकते हो। अब इक्विवेलेंट तो इसके 3 हो गए, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, तो कितने हो गए 3/5। इसमें N1 मोल रिएक्ट हुए, इसमें N2 मोल, तो टोटल मोल कितने रिएक्ट हुए, टोटल मोल कितने रिएक्ट हुए N1 प्लस N2, 1/5 प्लस 3/5, यानी कि आंसर आपका 4/5 आ गया। दैट इज योर आंसर। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो रेड्यूसिंग एजेंट के साथ दो रिडॉक्स रिएक्शन में जा रहा है, तो दोनों में यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अलग लगाओ, यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगर अलग अलग रिएक्शन करके आप सोल्व करते हो तो कभी गलती नहीं होगी। हाँ एन फैक्टर में गलती करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता फिर, ये सब वो तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट टाइट्रेशन की। एन फैक्टर के बगैर कछु नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये 1/5 है, 3/5। अब मैंने बोला था आपको कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दोनों में उसका एन फैक्टर क्या है 5 और 5 बराबर है, तो एक ही लाइन में क्वेश्चन निपटा सकते हो आप। ये मेथड तो आपको समझ में आ गया। दूसरे मेथड से मैं करता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन एन फैक्टर है तो एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा।
इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट 2। तो क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंट रिएक्टेड ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट सेकंड, n फैक्टर 3, n फैक्टर 1 एंड n फैक्टर 5। n फैक्टर आ गया तो आपने गढ़ जीत लिया। फेरस से फेरिक, फेरस से फेरिक, लेकिन कार्बन भी CO2 में जा रहा है +3 से +4, इसलिए इसका n फैक्टर कार्बन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन की वजह से एक, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए फेरस ऑक्सीडेट मॉलिक्यूल के, तो n फैक्टर उसका 3 होगा। इसमें सिर्फ आयरन जा रहा है, सल्फेट को तो किसी का बाप भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। सल्फर पहले से अपनी हाईएस्ट में है, सल्फेट में +6 में, और क्या ऑक्सीडाइज होगा। तो बस खेल खत्म। टोटल मोल ऑफ KMnO4 क्या यूज करूंगा, इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूला होते हैं, तीनों के ये तीनों इक्विवेलेंट के लिए मैं मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के 1 मोल दे रखे हैं, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, इसके मोल पूछे हैं तो मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर का फॉर्मूला यूज होगा। टोटल मोल ऑफ KMnO4 जिसको हमने n बोल देते हैं इधर, है ना, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इसके मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर 1, इसका मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, तो बताओ कितना आ गया, 4/5। वही तो आंसर आया था आपका 4/5, एक ही लाइन में आ गया, बताओ, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई रेड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शन के साथ, रेड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करे, पर कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का n फैक्टर भी सारी रिएक्शन में कॉमन होगा। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ, टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट 2 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट 3, जितने भी रेड्यूसिंग एजेंट हो उस तरह आप कर सकते हो बिंदास। तो दोनों मेथड से हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन। सेकंड वाला मेथड आई थिंक इज मोर टेम्पटिंग टू प्रैक्टिस, जल्दी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में समझदारी की बात वही है। आप जल्दी से एक इक्वेशन से खेल खत्म करो तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, यू विल स्कोर हाई, है ना, अच्छी रैंक आएगी जितनी जल्दी में कर पाओगे, फास्ट कैलकुलेशन। ओके गाइस, more question। 25 gram sample of ferrous sulfate dissolved in water, एक फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का सैंपल है और इसका वजन है 25 ग्राम। सैंपल का मास कितना है, 25 ग्राम है। dissolved in water and diluted H2SO4 and made 1 लीटर। इसको पानी में डाला, इसका सॉल्यूशन बनाया और फाइनल सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, यानी कि 1000 ml हो गया इसका सॉल्यूशन। 25 ग्राम सैंपल का है, ठीक है, मेड 1 लीटर, 25 ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। अब इस 1000 ml में से 25 ml सॉल्यूशन ले लिया, इसमें से 25 ml सॉल्यूशन ले लिया, टेकन, रिक्वायर्ड इतना ml फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब इसकी हमने टाइट्रेशन करवाई, किसके साथ, 0.04 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, 0.04 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन KMnO4 सॉल्यूशन, और इसका 10 ml रिक्वायर्ड हुआ फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन और टाइट्रेशन। परसेंटेज ऑफ FeSO4, अब FeSO4.7H2O का मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 278, ठीक है, 278। फाइंड परसेंटेज ऑफ FeSO4.7H2O
इन सैंपल, परसेंटेज ऑफ FeSO4.7H2O इन सैंपल, ये क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। एन फैक्टर आ गया तो काम हो गया। देखो भाई साहब, परसेंटेज ऑफ FeSO4 इन सैंपल यानी कि परसेंटेज प्योरिटी पूछा है। जहां सैंपल वर्ड आ गया, रिमेंबर, जहां सैंपल वर्ड आ गया, रिमेंबर, जहां सैंपल वर्ड आ गया, आप ये सोचोगे कि कुछ ना कुछ परसेंटेज इंप्योरिटी हो सकती है, हो गारंटी नहीं है पर हो सकती है, सोचोगे। और रिएक्ट कौन करता है परसेंटेज प्योरिटी? टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, सिर्फ प्योर पार्ट केमिकल रिएक्शन में जाता है तो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्योर पार्ट की वजह से बनेंगे। इंप्योरिटी इज कंसीडर्ड टू बी इनर्ट। ये पॉइंट ध्यान होगा, आपको ध्यान रखना, यूजफुल ऑल द टाइम्स जब भी परसेंटेज प्योरिटी का। अब ये परसेंटेज कौन सी? परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मास। भाई सैंपल का ग्राम दे रखा है ना, मास दे रखा है ना, तो ये परसेंटेज कौन सी निकालनी है? बाय मास ही निकालनी है बाय डिफॉल्ट। वो डेटा देख के समझ में आ जाएगा, अगर सैंपल का मास ग्राम में दे रखा है तो परसेंटेज बाय मास ही निकालनी है। ओके, FeSO4.7H2O KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखो FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O में प्योर FeSO4 है प्लस इंप्योरिटी है, उसमें पानी डाला और उसमें H2SO4 भी डाला और डाइल्यूशन किया और कुल मिलाकर फाइनल सॉल्यूशन 1000 ml हो गया इस सॉल्यूशन का। इसमें से 25 ml सॉल्यूशन लिया और उसको टाइट्रेट करवाया 0.04 मोलर KMnO4 का सॉल्यूशन, तो 10 ml KMnO4 ब्यूरेट से आया तो रिएक्शन हो गई कंप्लीट, फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये KMnO4 तुरंत मोलरिटी और वॉल्यूम देखकर तुरंत क्या सोचोगे? भाई मिलीमोल्स तो आ गए, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml, तुरंत नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml से मिली इक्विवेलेंट तो आ गए। ओके, अब देखो H2SO4 है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, ये सॉल्यूशन एसिडिक, तो KMnO4 आएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगा। ये तो KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है? 5, चमक जाएगा आपको। भाई H2SO4 है तो H2SO4 सॉल्यूशन है इसमें, तो ये सॉल्यूशन दिया तो इसमें H2SO4 है तो एसिडिक मीडियम है, तो KMnO4 आएगा तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, तो KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम वाला 5 लेंगे, चमक गया। ओके, अब ये जो KMnO4 है वो तो सिर्फ 25 ml में FeSO4 है। आप बोलोगे सर इधर FeSO4.7H2 क्यों नहीं लिख रहे आप? अरे भाई पानी में डालने पे सॉल्यूशन में 7H2, ये भी सॉल्यूशन का हिस्सा हो गया, सॉल्वेंट का हिस्सा हो गया, इसको क्या लिखोगे इधर? रिएक्शन में तो टेक पार्ट करता नहीं, इतना सारा पानी है, 1 लीटर सॉल्यूशन बन गया, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। नाउ एन फैक्टर में कंट्रीब्यूट करता है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, FeSO4 रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इसका एन फैक्टर कितना है, आपको खुद पता है, 1000 बार आ चुका है। FeSO4 का एन फैक्टर 1, फेरस से फेरिक बता दिया। तो मेरे बच्चों हो KMnO4 प्लस FeSO4 किस में जाएगा? Mn+2 में और Fe+3 में। आप तो बस काम की रिएक्शन लिख लो आयनिक फॉर्म में। ये FeSO4 है, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, फेरस से फेरिक, और इसका एन फैक्टर 5। इस तरह आपको हिंट से H2SO4 एसिडिक मीडियम तो इसका एन फैक्टर 5, इस तरह इंटरप्रेट करना होगा खुद से। तो इसका क्या हो जाएगा KMnO4 का? ये KMnO4 है तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ 25 ml ही रिएक्ट किया है, टोटल 1 लीटर था, 25 ml ही रिएक्ट किया है बस। तो देखो इधर 25 ml में मान लीजिए FeSO4 के जो मोल्स हैं, FeSO4 के जो मोल्स हैं वो मान लीजिए x मोल्स हैं। FeSO4 के कितने मोल हैं? x, या n मोल्स मान लीजिए, ठीक है। बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जो क्वेश्चन में दे रखे हैं FeSO4 तो वही लिखें, या FeSO4.7H2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ इसका एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर 5, क्वेश्चन तो हो चुका, इतना लिखते ही। इसके बाद एन फैक्टर लिखते क्वेश्चन में बचता ही नहीं है। अब इक्विवेलेंट लिखने के 4 तरीके हैं,
इक्विवेलेंट लिखने के 4 फॉर्मूलाज हैं। KMnO4 का क्या दे रखा है, मोलरिटी और वॉल्यूम। तो KMnO4 के लिए इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो KMnO4 की मोलरिटी 0.04 है, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कर दूंगा तो ये क्या हो गई, मोलरिटी मल्टी एन फैक्टर, ये नॉर्मलिटी हो गई यहां से यहां तक। KMnO4 की मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज नॉर्मलिटी, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन कितना वॉल्यूम, 10 ml KMnO4 का। तो 10 ml में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया, लीटर में। तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 आ गया, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4। भाई मोल्स n मान लिए हमने 25 ml में, तो मोल्स n है n फैक्टर 1, ये इसके साथ खेलने चला गया, 10 से 10 चला गया, यस और नो। इसको क्या लिखूंगा मैं, 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 4/100, तो ये कितना आ गया, 20/10⁻⁴, तो 2/10⁻3। तो मोल्स कितने हो गए, 2 - 10⁻3। ये मोल्स क्या है, FeSO4 के इन 25 ml, ये मोल्स ऑफ FeSO4 इन 25 ml। अब बता दो मुझे 25 ml में ये मोल्स हैं FeSO4 के, तो 1000 ml में कितने होंगे, जो 1000 ml में उसमें 25 ml लिया, तो ये तो यूनिटरी मेथड जानते हो, 25 ml में इतने मोल है तो 1 ml में उतने होंगे, और 1000 ml में कितने होंगे। तो मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O इन 1000 ml क्या हो गए, इतने मोल हो गए 25 ml में, तो 1 ml में डिवाइड बाय 25 और 1000 ml में मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये क्या हो गया, इन 1000 ml सॉल्यूशन। इस पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने होंगे वो आ जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 2/25 आ गए, क्या आ गए, 2/25 मोल्स। FeSO4 के 2/25 मोल्स आ गए, 2/25 मोल्स हैं FeSO4 के। अब भाई साहब 2/25, ये FeSO4 कौन सा है, जो इसके साथ रिएक्ट किया है KMnO4 के साथ, तो ये तो प्योर ही होगा, 25 ml में इतना, तो इसमें प्योर कितना होगा, 2/25 मोल्स, ये तो प्योर के हैं। तो मुझे परसेंटेज ऑफ FeSO4.7H2 कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ FeSO4.7H2O इन 25 ग्राम यानी कि 1 लीटर में जो घोला था, ये प्योर डिवाइड बाय वेट ऑफ प्योर प्लस इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100, यस और नो। तो ये परसेंटेज कितना आ गया, मान लो परसेंटेज को P बोल देता हूं, तो P कितना आ गया जो पूछा है, ये बताओ। वेट कैसे निकलेगा, मोल तो पता है 2/25 है, मोल इतने हैं तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा 278, तो ये ग्राम में आ गया, ये ग्राम पर मोल है, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास से वेट आ गया ग्राम में FeSO4 का, डिवाइड बाय टोटल वेट है 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 278, 25 25 625, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका 88.9 नियर अबाउट 89% आपका आंसर आ गया। क्वाइट ए गुड क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब 2-3 एग्जांपल हम थोड़े अच्छी क्वालिटी के लेंगे जिसमें आपको काफी सोचना पड़ेगा। इसमें सब चीजें नॉर्मल है। FeSO4 का एन फैक्टर कितना है, 1, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पहली चीज ये। KMnO4 H2SO4 एसिडिक मीडियम हो गया इसलिए एन फैक्टर 5, इसमें कोई कंफ्यूज, दूसरी काम की चीज। अब
25 ml में जो FeSO4.7H2O है, FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, है ना। तो इसका जो FeSO4.7H2O का 25 ml में जितना मोल है वो आ गया, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट से 2 बाय कितने आ गए मोल, आ गए 2/1000 मोल आ गए आपके, है ना, 2/1000 मोल्स। ये तो 25 ml रिएक्ट हुआ, तो 25 ml के मोल होंगे ग्रीन विट्रियोल के। अब 1000 ml में क्या होंगे भाई, 25 ml में इतने मोल है, 2 × 10⁻³ तो 1 ml में डिवाइड बाय 25 ml, और 1000 ml 1 लीटर में गुणा में 1000, तो आ गया 2/25 मोल्स। 2/25 मोल्स जो होंगे, ठीक है, 2 × 225 मोल तो किसके हैं, जो इसके साथ रिएक्ट किया, प्योर के हैं, तो ये भी प्योर का आ जाएगा 1000 ml में, यानी कि 25 ग्राम सैंपल में। तो प्योर इतना है 2/25 मोल, तो उसका वेट निकाल लो, मोलर मास से मल्टीप्लाई, वेट ऑफ प्योर डिवाइड बाय सैंपल का वेट, 25 ग्राम दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज बाय मास पी की वैल्यू आ गई जो कि पूछा है। एक इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में सीखने को मिली जो बहुत बार यूज होगी आपको क्वेश्चंस में, कि टोटल बहुत बड़ा सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें से जैसे 1000 ml बनाया और उसमें से 25 ml टाइट्रेशन के लिए यूज करेंगे, रिएक्शन के लिए यूज करेंगे। तो 25 ml में इतना है तो 1000 ml में कितना होगा वो कन्वर्ट करके निकालना होता है। 25 ml में 2/1000 मोल्स, तो 1 ml में 2/1000 डिवाइड बाय 25, और 1000 ml में 2/1000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतना आ जाएगा। यानी कि यूनिटरी मेथड, 25 ml में इतना है तो 1000 ml में कितना होगा, तो 25 ml में जितना भी है बटे में 25 गुणा में 1000 से 1000 ml के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आ जाएगी। वो यूनिटरी मेथड आपको बहुत बार लगाना पड़ेगा। टोटल सॉल्यूशन बहुत बड़ा बनाएंगे, उसका कुछ हिस्सा रिएक्शन में टाइट्रेशन में बाल्टी भर के थोड़ी करेंगे, कुछ ml ही लेंगे, और जब वॉल्यूम ml में होता है तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml से मिली इक्विवेलेंट्स, और मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml से मिली मोल्स। तो इसलिए ज्यादातर टाइट्रेशन के क्वेश्चन में आप मिली मोल और मिली इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ml में इस सब में बात करते हो, मिली में बात करते हो। क्यों, टाइट्रेशन तो छोटा सा फ्लास्क में हम लोग करवाएंगे, ब्यूरेट में करवाएंगे, उसमें तो कुछ ml में ही सिग्निफिकेंट अमाउंट लिया जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो एक बड़ा सा सॉल्यूशन बनाएंगे और उसका कुछ हिस्सा रिएक्शन में यूज करेंगे, बस ऐसा बहुत बार होगा। तो यूनिटरी मेथड से आप ज्यादा सॉल्यूशन में इतना है तो कम सॉल्यूशन में कितना होगा, कम सॉल्यूशन में इतना अमाउंट है तो ज्यादा सॉल्यूशन में कितना होगा, वो बहुत बार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन सभी लोग करेंगे फटाक देसी। What volume of 0.2 molar KMnO4 would be required to exactly titrate 25 ml of 0.2 molar 0.2 molar ferrous nitrate solution? KMnO4 रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे आयरन +2 में है ना, यहाँ पे Fe+2 और नाइट्रेट छुपा हुआ है, सबको समझ में आता है। तो +2 को कहां पर भेज देगा, +3 में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक आयरन +2 से +3 में गया तो इसका इन फैक्टर 1,
अब भाई एसिडिक मीडियम है वो तो बोला ही नहीं, तो अपनी तरफ से क्या लेकर चलो, एसिडिक मीडियम कोई हिंट भी नहीं है, कोई डेटा भी नहीं है, तो हम एसिडिक मीडियम के हिसाब से लेकर चलेंगे। अगर डायरेक्ट नॉर्मलिटी दे देते तो झंझट ही खत्म था। इसका वॉल्यूम पूछा है तो बस एक लाइन में इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। इसका इनफैक्टर फेरस से फेरिक 1, इसका इनफैक्टर मैग्नेस आयन Mn+2 में चला जाएगा तो 5, बार बार की वही कहानी। अब वॉल्यूम ml में दे रखा है तो मैं मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट ले लो। यहां पे क्या करेंगे, मोलरिटी दे रखी है तो इसका मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। इसका वॉल्यूम जो पूछा है उसको V1 ले लेते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर से नॉर्मलिटी आ गई, वॉल्यूम इन ml V1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इन ml से मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 आ गया। इसका मोलरिटी ये है, एन फैक्टर ये है, तो ये नॉर्मलिटी हो गई, वॉल्यूम इन ml 25 हो गया। सो दिस इज, ये कितना हो गया V1, इधर ये क्या हो गया, कुल मिलाकर ये 1 ही हो गया, है ना। V1 और उधर कितना हो गया 2/100, 25 25 चौक 100, तो 1/2 ml हो गया। राइट, 25 ml ऑफ 0.02 मोलर FeNO, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लो कैलकुलेशन में। 0.2 मोलर KMnO4 है, वुड बी रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो एसिडिफाइड लिख ही लीजिए ताकि क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो एन फैक्टर KMnO4 का 5 रहेगा, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर से नॉर्मलिटी हो गया KMnO4 का, वॉल्यूम V1 हो गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस नाइट्रेट, तो फेरस नाइट्रेट से फेरिक नाइट्रेट में जाने के लिए एन फैक्टर 1, तो मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर से नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, तो ये कितना आ गया, कैलकुलेशन देख लीजिए बस। ये 5 है, ये क्या हो जाएगा 1/5 तो उड़ जाएगा, V1 आ जाएगा इधर, ये 2/100 आ गया, मल्टीप्लाई 25 25 100, ये आ गया आपका हाफ ml, हाफ ml आ गया आपका ये। सो कैलकुलेशन एक बार जरूर देख लीजिए। जीरो 0.2 मोलर KMnO4 है, ठीक है, 0.2 मोलर KMnO4 है, फेरस नाइट्रेट 0.02 मोलर है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, 0.5 ml, है ना, 0.5 ml, दिस इज योर आंसर, नॉट ए प्रॉब्लम। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली आप रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही कम ml में टाइट्रेशन आपकी हो जाएगी, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 ml of solution containing 9.1 gram of salt required 20 ml solution for neutralization. Okay. KX HY C2O4 Z NH2O, ये एक सॉल्ट है, इसका कितना है, एक सॉल्यूशन ले लिया और सॉल्यूशन क्या है इसका, दो जगह सेम सॉल्यूशन लिया हमने, इसका सॉल्यूशन कैसा है,
9.15 ग्राम ऑफ सोल्ट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेम ये का ये सॉल्यूशन इधर है और सेम वही कॉन्सेंट्रेशन वाला है 9.15 ग्राम ऑफ सोल्ट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये तो स्ट्रेंथ दे दी, कितने ग्राम ऑफ सोल्ट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो तो स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ कितनी है? 9.15 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ कितनी है? 9.15 ग्राम पर लीटर। ऐसे बोला है, इतना ग्राम ऑफ सोल्ट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है स्ट्रेंथ? क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे सोल्ट हो गया, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो सॉरी वो तो मोलरिटी होती है। ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज स्ट्रेंथ। तो इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये सोल्ट है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज स्ट्रेंथ ही दे दी। अब स्ट्रेंथ क्या होती है? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको m मल्टीप्लाइड बाय एम भी लिखेंगे तो मोलरिटी क्या आ गई? 9.15 बाई mb। और यहां पर भी मोलरिटी कितनी आ गई? 9.15 मल्टीप्लाइड बाई mb। यही मोलरिटी आ गई आपकी। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई mb। मल्टीप्लाइड बाई mb हो गया था हमारा, डिवाइड बाई mb बाई मिस्टेक mb बटे में होना चाहिए ना। तो इस लैंग्वेज को समझना होगा। इतना ग्राम ऑफ सोल्यूट या सोल्ट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब स्ट्रेंथ दे दी। वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्चुअली स्ट्रेंथ, वो लैंग्वेज में बोल दी। इसका 30 ml लिया इधर और सेम सॉल्यूशन का सेम यही सोल्ट सॉल्यूशन है, उसका भी 30 ml यहां पे लिया। अब देखो भाई साहब, 30 ml of solution containing इतना ग्राम of this salt per liter solution require 25(7) for neutralization। इसका न्यूट्रलाइजेशन करवाया NaOH के साथ, तो कितना रिक्वायर्ड हुआ? 0.12 मोलर और 27 ml सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हुआ। अब इसका टाइट्रेशन हमने दूसरा सेम उतना का उतना सोल्ट सॉल्यूशन है, दूसरी बार सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन वाज आल्सो फाउंड टू रिक्वायर 36 ml KMnO4। इसकी नॉर्मलिटी दे रखी है 0.12 नॉर्मल और 36 ml कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड हुआ। Calculate the value of x, y and z। Calculate the value of x, y, z and n। ठीक है, x, y, z और n की वैल्यू हमें निकालनी है। एंड मोलर मास भी आपको निकालना है। मोलर मास इज ऑल्सो आस्क्ड। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो भाई साहब, क्वेश्चन को मैं आपको आराम से समझा देता हूं और दोबारा से, और फिर आपको क्वेश्चन करना है। पोटासियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट हाइड्रेटेड फॉर्म में एक सॉल्ट है। ठीक है, इसके फॉर्मूला में X पोटासियम है, Y हाइड्रोजन है, ऑक्सलेट Z है और पानी वाटर ऑफ हाइड्रेशन N है। X, Y, Z, N निकल गया तो फॉर्मूला निकल गया और मोलर मास भी निकल गया। ठीक है, ये अपने H पॉजिटिव की वजह से एसिड के रूप में बिहेव करेगा और ऑक्सलेट आयन CO2 में जाकर KMnO4 के साथ ये रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो यहां KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो दोस्तों KXHY C2O4Z NH2O, यहां पे ये रेड्यूसिंग एजेंट है और यहां पर ये बेस है तो यहां पर ये एसिड के रूप में काम कर रहा है।
30 ml सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन सेम स्ट्रेंथ के हैं। क्या है मोलरिटी, इसका मोलर मास mb ले लेते हैं, तो mb पूछा है ना, मोलर मास mb। तो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, दोनों सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन है और दोनों जगह 30 ml लिया है, ठीक है। 9.1 ग्राम ऑफ सोल्ट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इस सोल्ट का 9.1 ग्राम 15 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर लें तो वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज स्ट्रेंथ, यानी कि इतना ग्राम ऑफ सोल्ट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि स्ट्रेंथ की दे वैल्यू 9.15 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। स्ट्रेंथ से मोलरिटी हम निकाल लेंगे। मोलरिटी क्यों, क्योंकि भाई इक्विवेलेंट्स में नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन एमएल एंड नॉर्मलिटी को मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर लिख सकते हैं। वॉल्यूम वगैरह दे रखा है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन एमएल इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट। ऑब्वियस सी बात है, डेटा देख के समझ में आ जाता है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी मतलब मोलर मास ले लेते हैं सोल्ट का mb, तो m मल्टीप्लाइड बाय mb, तो 9.15 डिवाइड बाय mb से आपकी मोलरिटी आ गई। तो मोलरिटी आपकी, दोनों सॉल्यूशन सेम ही है, सेम सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन वाले, तो मोलरिटी सेम 30 ml ये बात भी बराबर। तो जितने मोल इसमें होंगे उतने ही मोल इसमें होंगे, कोई डाउट नहीं है। सॉल्ट के जितने मोल इधर होंगे उतने ही मोल इधर होंगे। अब ये बेस है NaOH, ये एसिड है, एसिड की फॉर्म में कितने एच आयन देगा, ये Y एच आयन देगा। बताओ ये एसिड के रूप में काम कर रहा है, तो एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने एच आयन देता है वो एन फैक्टर होता है। सारा गेम समझने का एन फैक्टर का है और कछु नहीं। तो बताओ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना। इस H पॉजिटिव की वजह से एसिड काम कर रहा है, ऑक्सीलेट की वजह से रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में सेकंड टाइट्रेशन में काम कर रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ मुझे, कितने एच आई, ये एसिड बेस और एसिड, ये एसिड के रूप में Y एच आयन देगा, इसका एक मॉलिक्यूल Y एच आयन देगा। एक मॉलिक्यूल एसिड का जितने भी एच आयन देता है रिएक्शन में वही क्या होता है, एन फैक्टर। तो Y एच आयन देगा तो एन फैक्टर क्या हो गया, Y। इस रिएक्शन में एन फैक्टर Y हो गया। और इसका एन फैक्टर तो बेस के रूप में एक OH आयन देगा तो 1 हो गया, वो तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। KMnO4, इसकी नॉर्मलिटी डायरेक्टली दे रखी है, जब डायरेक्टली नॉर्मलिटी दे रखी है तो इसके तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे, तो इसका तो एन फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, काम ही नहीं आएगा। बताओ इसका जो KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीलेट को कहां भेज देगा, ऑक्सीलेट को कहां भेज देगा, CO2 में। ऑक्सीलेट में कार्बन क्या होता है +3, रट गया होगा अभी तक, और CO2 में +4, तो कार्बन +3 से +4 में जाता है ऑक्सीलेट और ऑक्सीलिक एसिड की रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। तो यहां पे कितने कार्बन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय Z, 2Z कार्बन है। एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2Z कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, वो उसका एन फैक्टर हो गया। तो यहां पे एन फैक्टर 2Z है, यहां पे एन फैक्टर Y है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? दो टाइट्रेशन है और दोनों टाइट्रेशन के लिए मैं लगा लेता हूं आपका इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यहां एसिड बेस टाइट्रेशन में लगा दूंगा, और यहां पे इक्विवेलेंट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए लगा दूंगा, और दो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। ओके, तो यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ सोल्ट लिख देता हूं, बड़ा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, सोल्ट मतलब एसिड है, इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर आपका Y है। तो देखो इसके इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ले लीजिए, इसके मिली इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, मोलरिटी कितनी है 9.15 डिवाइड बाय mb, ये मोलरिटी है, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये नॉर्मलिटी हो गई सोल्ट की, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, कितना ml है 30, तो ये क्या हो गई मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर से नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इन ml, ये हो गए मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्ट और मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है, सोल्ट एसिड का काम कर रहा है, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन। बताओ 0.12 मोलरिटी है, ये नॉर्मलिटी होगी बेस की, है मल्टीप्लाइड बाय 27, ये फर्स्ट टाइट्रेशन की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो फर्स्ट की इक्वेशन होगी। अब इस वाले टाइट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। ये रेड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस बार क्या करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मिली इक्विवेलेंस कर लो, मिली इक्विवेलेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट यानी कि सोल्ट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि K1O4। इसके एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली नॉर्मलिटी दे रखी है। इसका एन फैक्टर कितना है, 2Z है इसका एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो देखो नो मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, मोलरिटी 9.15 बाई MB है। सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथ दे रखी है, ये समझना होगा लैंग्वेज से आपको। इतना ग्राम ऑफ सोल्ट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जितना ग्राम पर लीटर होता है वही स्ट्रेंथ होता है, यूनिटी ग्राम पर लीटर होती है स्ट्रेंथ की। ये मोलरिटी हो गई, मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर 2Z मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 30 ml, तो ये मिली इक्विवेलेंट हो गए रेड्यूसिंग एजेंट के। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 36, इक्वेशन 2। अब इसको मैं रब कर देता हूं बिकॉज आई नीड स्पेस। सब लोग दोनों इक्वेशन को देखें जरा, मैं सब कुछ रब कर देता हूं जगह बनाने के लिए। बस सॉल्ट का फॉर्मूला रख लेता हूं। देखो बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, एन फैक्टर आ गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें y और mb दो पैरामीटर हैं, इसमें z और mb दो पैरामीटर हैं। y और mb और z और mb दो पैरामीटर हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, y और z का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, यहां पे 2Z है और यहां पे y है, बाकी तो सेम ही है मामला। तो क्या आ जाएगा, y और नीचे आ जाएगा 2Z, बाकी तो उड़ जाएगा डिवाइड करते ही। इधर क्या आ गया, 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 27, और यहां पर क्या आ जाएगा 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 36। 0.12 के साथ खेलने चला गया, नौतिया 27, 9 चौक 36। तो y बाई जेड कितना आ गया, 2 उधर चला गया तो ये 3/2 आ गया। y बाई जेड की वैल्यू 3/2 आ गई आपकी। ठीक है, y बाई जेड की वैल्यू 3/2 आ गई। अब हमें तो ये तो होल नंबर ही चाहिए, x y z और n सब होल नंबर ही मिलेंगे आपको सिंपल फॉर्मूला के लिए। तो y और z और सिंपलेस्ट पॉसिबल लेना है। ये तो 3/2 आ गई है ना y और z। अब y और z की वैल्यू आप क्या करो कि हाँ, इसमें एक चीज और देख सकते हो, K+1 है, H+1 है और C2O4 -2 होता है। यहाँ पे K+1 है, H+1 है और C2O4 -2 है। ये तो NH2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर, 0। तो वो भी तो इक्वेशन बना लेते हैं हम, x मल्टीप्लाइड बाई +1, y मल्टीप्लाइड बाई +1 और z मल्टीप्लाइड बाई -2 और नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या समझ में आया हमें, एक बहुत ही नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज इज इक्वल टू 0 एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन रही है। तो x + y
माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z भी लिख सकते हैं चाहे तो। y बाई जेड की वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं। y बाई जेड की वैल्यू तो y बाई जेड y को लिख सकता हूं मैं 3/2। तो यहां पे मैं क्या कर लूं, x बाई वाई कर लूं, y ये 1 आ गया और ये हो गया 2z बाई वाई, है ना। ऐसे भी लिख सकता हूं, डिवाइड बाई वाई कर दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है z बाई वाई की वैल्यू तो मुझे 2/3 पता है। उसी चीज का मैं फायदा उठा रहा हूं, 2/3। तो x बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2, z बाई वाई क्या है मेरी 2/3, तो ये 4/3। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 यानी कि y/3। तो क्या आ गया मेरा x बाई वाई इज इक्वल टू 1/3 एंड z बाई वाई इज इक्वल टू 2/3। इन दोनों से क्या समझ में आता है, x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू 1 इज टू 3 इज टू 2। क्या इतना समझ में आ गया हमें। x y z और सिंपल होल नंबर चाहिए, सिंपल होल नंबर आ गया और सिंपल होल नंबर ही हमें रखना है, ठीक है, सिंपल होल नंबर ही रखना है हमें। तो बताओ, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई। +1 +3 +4 दो ऑक्सीलेट के ऊपर -4 ओवरऑल न्यूट्रल है, NH2 बच गया। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा गंदी नहीं है, सही है कैलकुलेशन, जरा समझने की कोशिश करना, इट विल टेक टाइम। अब x y z का तो आ गया, अब क्या करो, मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्या करना, यहां पे y की वैल्यू 3 पुट कर दो तो mb आ जाएगा। यहां पे y की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो mb की वैल्यू आपकी आ जाएगी 254। या फिर यहां पे z की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो भी mb की वैल्यू आ जाएगी मोलर मास की 254। mb भी पूछा था तो mb की वैल्यू आ गई 254। अब n बचा बस लास्ट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 39, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ऑक्सीलेट का कितना होगा 24 और 16 चौक 64 और 24 88 है ना। 88 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 18n इज इक्वल टू mb एंड mb इज 254। इन सब के एटॉमिक मास का समेशन कर दें तो मॉलिक्यूलर मास mb आ जाएगा। इसी का तो मॉलिक्यूलर मास लिया था वो 254 है। तो पोटासियम का 39, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 दूनी 24, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, तो ये 88 आ गया। दो ऑक्सीलेट मतलब 2 × 88, H2 का 18 होता है तो 18 × n इज इक्वल टू 254। यहां से आप सोल्व करोगे तो n की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो ये आ गया आपका 2। तो फाइनल जो कंपाउंड है वो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 2। तो इस तरह ये बड़ा सा क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेशन गंदी नहीं है लेकिन आप बस, तो इसका n फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज रेड्यूसिंग एजेंट एंड एज एसिड, एच आयन की वजह से एसिड है और ऑक्सीलेट आयन की वजह से KMnO4 के साथ रेड्यूसिंग एजेंट है। बस इतना आप पहचान गए। ऑक्सीलेट +3 से +4 में जाता है। तो आपका n फैक्टर कितना था 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे y था तो 2y था रेड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में, और एसिड की फॉर्म में यहाँ पे H3 है तो n फैक्टर 3। हमारा वैसे HY था तो n फैक्टर y ले लिया था। बस n फैक्टर आपको पता है एसिड के रूप में y और रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में 2z, तो बस उसके बाद कुछ बता नहीं। एक और चीज है कि टोटल न्यूट्रल है ये,
H2 को छोड़ दे तो बाकी सब भी न्यूट्रल है, H2 तो होता ही होता है। तो क्या होगा, टोटल कैटायनिक चार्ज पर ऑक्सीलेट एनायन है C2O4 -2, तो टोटल कैटायनिक चार्ज K पॉजिटिव H पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल एनायनिक चार्ज या टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल है। तो यहां से XYZ में एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो पहली टाइट्रेशन से एक इक्वेशन, दूसरी टाइट्रेशन से दूसरी इक्वेशन। नेट चार्ज 0 है इस मॉलिक कंपाउंड के ऊपर, यूनिट के ऊपर, तो 0 चार्ज वाली इक्वेशन तीसरी है ना। और चौथा मॉलिक्यूलर मास वाली इक्वेशन, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास क्या हो जाएगा, सबके एटॉमिक मासेस का समेशन। तो 4 इक्वेशन बन जाएंगी और x y z एंड n 4 पैरामीटर हैं। 4 इक्वेशन 4 पैरामीटर से मैथमेटिक्स केमिस्ट्री का काम खत्म और मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट। तो दोस्तों दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बस जो मेन चीज है ना इस क्वेश्चन में, KX HY C2O4Z NH2, एक तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज या टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन आपको जरूर चमकनी चाहिए, चार्ज न्यूट्रलिटी वाली, ठीक है। दूसरी, ये YHIN देगा तो इसका एन फैक्टर एज एसिड Y रहेगा, एज एसिड। ऑक्सीलेट आयन CO2 में जाता है तो इसका एन फैक्टर, यहां कार्बन +3 है, CO2 +4, तो एक कार्बन +3 से +4 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यहाँ पे 2Z कार्बन है तो 2Z इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एज रेड्यूसिंग एजेंट। बस ये एन फैक्टर पता है तो दोनों टाइट्रेशन की दो इक्वेशन तो बन जाएंगी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दैट। एक चार्ज न्यूट्रलिटी वाली इक्वेशन, एक मॉलिक्यूलर मास का समेशन इज इक्वल टू एटॉमिक मास का समेशन इज इक्वल टू मोलर मास। उससे आपका 4 इक्वेशन आपने बना ली तो आपका काम हो गया। इट इज क्वाइट ए लेंथी क्वेश्चन। ओके दोस्तों, दिस इज क्वाइट ए गुड क्वेश्चन। AO A2O3 टोटल वेट 2.198 ग्राम है। इसकी हम रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ करवाते हैं। कंप्लीटली AO4 -1 में आ जाता है और Cr+3 में चला जाता है। इसके 0.0187 मोल्स फॉर्म होते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ A क्या है ये क्वेश्चन में पूछा है और इसके 0.015 मोल्स reacted total. What is the atomic weight of A? क्वेश्चन समझ लेना भाई कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दो रेड्यूसिंग एजेंट हैं। यहां पे एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और यहां पे एक की +3 और यहां पे एक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +7 निकल जाएगी। तो A जो एलिमेंट है वो +2 से +7 और +3 से +7, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ और ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, दोनों AO4 -1 में चले गए। और ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दो रेड्यूसिंग एजेंट है। रेड्यूसिंग एजेंट का जो मिक्सचर है उसका टोटल वजन है 2.198 ग्राम। इसका x ग्राम मान लेता हूं, इसका 2.198 माइनस x ग्राम मान लेता हूं, ठीक है। इसके जो टोटल मोल्स बन रहे हैं वो रिएक्शन में इतने फॉर्म हो रहे हैं और K2Cr2O7 के इतने मोल रिएक्ट हो रहे हैं। दीज आर द इंफॉर्मेशन। इसके मोल टोटल कितने रिएक्ट हो रहे हैं वो दोनों रेडॉक्स रिएक्शन में, इसके मोल कितने बन रहे हैं वो दे रखा है और इसका मिक्सचर का मास दे रखा है। तो देखो, अगर आप
दो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो दोनों को अलग अलग करके लिखो और तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रेड्यूसिंग एजेंट 1, ये रेड्यूसिंग एजेंट 2। तो दो रिएक्शन है मेरे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन या रिएक्शन ही बोल दो, रेडॉक्स तो अपने आप ही है, रिएक्शन 1 और दूसरी है आपको रिएक्शन 2। दो रेड्यूसिंग एजेंट है। तो पहली रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस AO क्या बना रहा है, Cr+3AO4-1। और दूसरी रिएक्शन क्या है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस A2O3 है और Cr+3 प्लस AO4-1 है। बताओ ये +6 से +3 में जा रहा है तो इसका एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 6 है, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं। क्रोमियम +3 एसिडिक मीडियम में जाता है। यहाँ पे A एलिमेंट +2 में है और यहाँ A एलिमेंट +7 में, यहाँ A एलिमेंट +3 में है और यहाँ पे A एलिमेंट +7 में है। तो ये जो A वाला एलिमेंट एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में है, तो एन फैक्टर आप बिंदास निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो +2 से +7 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर 5 है ना, +2 से +7 और यहाँ पे +2 से +7 तो एन फैक्टर 5। यहाँ +3 से +7 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दो A एटम है, इसके दो हैं, +3 से +7 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दो A हैं इसलिए एन फैक्टर 8 हो जाएगा। एक A है इसलिए एन फैक्टर 4 हो जाएगा। इसका एन फैक्टर +6 से +3 आया, यहाँ पे +6 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3, इसका एन फैक्टर 3। हालांकि इनके एन फैक्टर की जरूरत, इसके क्रोमियम इसकी तो दे रखा है इंफॉर्मेशन, तो इसका एन फैक्टर हमें जरूरत हो सकती है। अच्छा, दैट्स ऑल। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर इधर और इधर दोनों रिएक्शन में सेम है। तो ये रेड्यूसिंग एजेंट 1 है ना, रिडक्टेंट 1, ये आपका रिडक्टेंट 2 है। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूं। क्या जितना भी स्पेस है उसको यूज करते हुए फिर उधर रब करूंगा मैं। इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 is equal to equivalent of AO plus equivalent of A2O3। इसका एन फैक्टर आपका 8 है, इसका एन फैक्टर कितना आया था 5 और इसका एन फैक्टर 6 है। ठीक है, इसके मोल कितने रिएक्ट हुए 0.015, तो इसके टोटल मोल 0.015 है मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, तो टोटल इक्विवेलेंट इतने रिएक्ट हुए। AO का मास, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा Ma2O3 और इसका MaO। मान लीजिए एटॉमिक मास ऑफ A इज X, तो ये कितना हो जाएगा X + 16 और ये कितना हो जाएगा 2X + 48। मोलर मास इतना हो जाएगा इसका। तो देखो इसका X ग्राम है, A का इक्विवेलेंस, तो इसका वेट दे रखा है, तो W/E कितना हो गया X + 16, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। एन फैक्टर 5 है तो मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया W/M से मोल मल्टीप्लाइड एन फैक्टर, ये इक्विवेलेंस हो गया। इसका W कितना है 2.198, 2.198
माइनस एक्स, ये तो ग्राम हो गया, डिवाइड बाई इसका मोलर मास 2x प्लस 48, ये तो क्या हो गए मोल, मल्टीप्लाइड बाई इसका एन फैक्टर कितना है 8। ये मेरा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 2, ये आ गया मेरा फर्स्ट। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि एक इंफॉर्मेशन तो ये मैंने यूज कर ली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक AO4 के मोल इतने बने, तो equivalence of this reacted is plus equivalence of this reacted is equal to equivalent of this produced plus equivalent of this produced, है ना, टोटल equivalent of। तो इसका n फैक्टर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है, तो ये गड़बड़ हो गया, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट लगा लेता हूं। बताओ AO में एक A एटम है और AO4 में भी एक है, तो इसके एक मोल से इसका एक मोल बना होगा, कंजर्वेशन ऑफ A एटम। इसमें 2 मोल हैं, तो इसमें एक मोल है एक का, तो कंजर्वेशन ऑफ ए एटम बोले तो इसके एक मोल से उसका 2 मोल बना होगा। तो इसके मोल कितने हैं x डिवाइड बाई, अरे x 2 बार ले लिया मैंने, इसको मैं एटॉमिक मास को m ले लेता हूं, सॉरी m ले लेता हूं, x तो हम पहले ले चुके हैं वेट x ग्राम में, x डिवाइड बाई m प्लस 16, ये मोल ऑफ AO हो गया, और उतने ही मोल A एटम के होंगे, तो जितने मोल AO के हैं उतने ही मोल इसके बनेंगे। यहां से 2.198 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2m प्लस 48, ये तो मोल ऑफ, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूंगा, इसके एक मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके मोल AO4 के हो गए, टोटल मोल AO4 के कितने हो गए 0.0187। यस और नो। अब मैं आगे सोल्व नहीं करने वाला, x और m दो वेरिएबल और 2 इक्वेशन, केमिस्ट्री का काम खत्म, मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट। वैसे m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा आपका, ऑन पुटिंग द वैल्यूज, ऑन सॉल्विंग इट। इस पूरी चीज को y मान लो, इसको z मान लो, ये y हो गया z हो गया, तो y और z में 2 इक्वेशन हो जाएंगी, वो सिंपली आप मैथमेटिक्स में सोल्व कर लोगे। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है इसमें, बट आप लोग समझ गए। एक मैंने कंजर्वेशन ऑफ ए एटम लगाया, दूसरा आप इक्विवेलेंट से भी कर सकते थे पर थोड़ा लंबा पड़ता है ना। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में तो इक्विवेलेंट हमने लगाई, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 2। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इक्विवेलेंट भी लगा सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, और पीओएस से भी लगा सकते हैं। तो तीनों का मिक्स करके भी, जैसे हमने पीओएस से इक्वेशन बनाई और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ये, तो आप दो या मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और पीओसी तीनों का कॉम्बिनेशन करके भी एक न्यूमेरिकल कर सकते हो। व्हाट आई मीन टू से, तो दोस्तों वी हैव प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट टाइट्रेशन। लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वो प्रॉपर जो आईआईटी सब्जेक्टिव होती थी उस टाइम के, वो जबरदस्त अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वालिटी के आपने किए हैं, जे एडवांस आप आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी एग्जामिनेशन करोगे, इफ यू गेट ट्यून्ड विद मी, जिस फ्लो में मैंने आपको समझाया है वो फ्लो आपके दिमाग में बन गया, थॉट प्रोसेस जनरेट हो गई विद दैट पर्टिकुलर फ्लो एंड फ्रीक्वेंसी, गाइस यू विल रॉक, यस। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट टाइट्रेशन जितना अच्छे से मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, इतना अच्छे से आपको किसी भी सोर्स से समझ में नहीं आएगा। दैट इज माय चैलेंज। सो गाइस एंड गर्ल्स, प्लीज अगर आपको एक बार वीडियो में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो तो दोबारा देखो, क्योंकि टाइट्रेशन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के लिए चैलेंजिंग टॉपिक है। ये जब आईआईटी सब्जेक्टिव होती थी, इतिहास देखें आईआईटी जेईई का, तब ऐसा कोई साल नहीं जाता था मेरे दोस्तों जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 100 मार्क्स सिर्फ टाइट्रेशन करना डाले। क्यों? क्योंकि जल्दी से people are not able to digest this broader, extensive and intensive topic of n factor.
बस जादू यही है। तो दोस्तों लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहें।